हेलो टीन फ्लेम्स। एक सवाल जहन में आया है मेरे। एक्चुअली मेरा कोई और वीडियो बनाने का दिमाग में चल रहा था, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊँ करके, ये विजडम आपके सामने लाऊं करके। सवाल ये है मेरे जहन में, और शायद आपके जहन में होगा, आपके भी ख्यालात में होगा, दिमाग में होगा। जिन ट्विन फ्लेम्स के बीच में, जिन मैस्कुलिन फेमिनिन के बीच में कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, कोई फिजिकल इंटीमेसी का कनेक्शन नहीं है, क्या वो लोग भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं? क्या ट्विन फ्लेम वही हैं जिनके बीच में एक रोमांटिक कनेक्शन है या एक फिजिकल इंटीमेसी की क्रेविंग है, यानी कि सेक्सुअल की क्रेविंग है, एक दूसरे को छूने की, प्यार करने की क्रेविंग है? आज दो मैं सिनेरियो शेयर करूँगा, काउंसलिंग कॉल्स। और ये आज का दिन में वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज संडे है, ठीक है, और ये इसी वीक में मैंने ये दोनों कॉल लिया है, और ये दोनों ही रियल स्टोरी है। ये मैंने काउंसलिंग कॉल दिया है उनके पास्ट लाइफ के बेस के ऊपर, ठीक है। उसमें एक स्टोरी में कर्मा है और एक स्टोरी में कोई कर्मा कनेक्शन नहीं है। उसी बेस पे आज हम ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, जो मैं पहला केस डिस्कस करने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड एक शायरी मैंने लिखी है। वो शायरी मैंने मुक़द्दर और नसीब के बेस पे लिखी है। मुक़द्दर मतलब क्या होता है? मुक़द्दर मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आते हैं या लिखा के आते हैं, उसे तकदीर कहते हैं। और जो नसीब होता है, इस दुनिया में आने के बाद जो भी हम फैसले लेते हैं, उन फैसलों को हम नसीब कहते हैं। और इस शायरी की आखिरी लाइन ये है जिसमें मैंने लिखा है, तू तो मेरी ख़बर पे मग़फ़िरत की दुआ तक करने नहीं आया। मग़फ़िरत की दुआ मतलब यह है, जो मुस्लिम्स में डेथ होती है, जब उनको दफन किया जाता है तो उनकी ख़बर पे दुआ करते हैं मग़फ़िरत की, यानी कि उनकी रूह के लिए दुआ करते हैं कि उनकी रूह को, उनकी आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले, और उनके सारे गुनाहों को, गलतियों को खुदा माफ़ करे। इसको बोलते हैं मग़फ़िरत की दुआ। कि इससे पहले ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो शायरी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तो वो शायरी आपको समझ में। चलिए मैं शायरी अर्ज़ करता हूँ, इसके बाद हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मैं तेरे मुक़द्दर में थी, फिर क्यों तेरी नसीब में तो किसी और को ले आया। मैं तेरे मुक़द्दर में थी, फिर क्यों तेरी नसीब में तो किसी और को ले आया। मैं तेरा इंतज़ार करती रही, लेकिन तू आया तो सिर्फ़ मेरे ख्वाबों में ही आया। मैं फ़ना हो गई तेरे इश्क़ में, तू है कि मेरे ख़बर पे मग़फ़िरत की दुआ तक करने नहीं आया। मैं ये समझ के आगे बढ़ता हूँ कि ये शायरी आपको समझ में आई होगी, और आगे जाके ये शायरी को पहले केस में आप रिलेट कर पाओगे। कम्प्लीटली रिलेटेड है, इसीलिए जहन में मैंने लफ्ज़ थे मेरे और आपके सामने रख दिए मैंने। और इस वीडियो की एंड में, ये वीडियो दोनों इसकी मत कीजिए, ये दोनों अलग स्टोरी है, ठीक है। और ये पहली स्टोरी है, ये दोनों स्टोरी को मैं परमिशन लेके मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, सब दुनिया के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़, मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पहले भी रिक्वेस्ट किया है, फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी स्टोरी को, सेम स्टोरी हो या स्टोरी में कुछ चेंजेस लाकर, आप वही सेम स्टोरी को अपने यूट्यूब चैनल में शेयर मत कीजिए, क्योंकि मैं ये परमिशन लेके ये सब चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। और पहला ये जो है केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इनसे मैंने परमिशन भी ली थी, और इनको मैंने ये बोला था कि आपको सच में ये चीज़ें पता चले कि मैं किस तरह से गाइड करता हूँ और किस तरह से मैं रिलेवेंट करता हूँ, एनर्जी से रेजोनेट करता हूँ करके। और मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी है, वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में अभी भी है, तो उनको मैंने पहले ही बोला मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपकी, और ये आपकी कॉल रिकॉर्डिंग आपकी कॉन्फिडेंशियल, यानी कि आपकी जो आपका नाम है, स्टेट है, वो सब चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखकर, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखकर मेरी कॉल रिकॉर्डिंग जो क्लिप है, छोटी सी क्लिप है, एक क्लिप मैं अपने यूट्यूब में ऐड करूँगा।
तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरा नाम, मेरे पर्सनल डिटेल्स को आप छुपा दीजिए और बाकी की मेरी स्टोरी आप ये कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू एक क्लिप ऐड कर सकता है। तो इसीलिए मैंने कॉल रिकॉर्ड किया। वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी है। बहुत अच्छा केस है। और बाद में जैसे ही हमारा काउंसलिंग ख़त्म हुआ तो इमीडिएटली उसके बाद थोड़े मिनट बाद उन्होंने मैसेज किया, सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप चाहे तो मेरी स्टोरी शेयर कीजिए लेकिन मेरी वॉइस मत डालिए यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और मैं एक काउंसलर हूँ, हीलर हूँ, तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ प्राइवेसी को और मैं बहुत कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ। तो उनको मैंने ये वादा किया, ठीक है मैं आपकी स्टोरी शेयर करूँगा लेकिन मैं आपकी क्लिप मैं ऐड नहीं करूँगा। तो उनकी ही उसी वादे को इज्जत देते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वही था, क्या जो ट्विन फ्लेम्स में फिजिकल क्रीविंग नहीं होती है या कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं होती है, क्या वो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं क्या? हम ये 2 केस में बात करेंगे। हो सकता है लंबा जाए वीडियो, ठीक है, बने रहिए। और वीडियो के एंड में मैं ये आपको बहुत सीक्रेट विजडम शेयर करने वाला हूँ। बहुत से लोग मुझे कहा, ठीक है, बहुत से लोगों ने मुझे कहा, और मैं किसी दूसरे चैनल को कभी भी विजिट नहीं करता, उनकी चैनल्स को नहीं देखता अनटिल अनलेस मुझे कोई कहता नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे जो काउंसलिंग लेते हैं, वो जब तक मुझे नहीं बोलते सर मैंने फ़लानी चैनल से काउंसलिंग ली थी, आप वो चैनल में जाके देखिए क्या गाइडेंस दे रहे हो करके। तो एक सब्सक्राइबर थी मेरी और एक मैं काउंसलिंग ली, तो फेमिनिन ने बोला सर वो 2000-3000 चार्ज करती है सर, और टाइम होता है आधे घंटे का, 29 मिनट्स होता है, तो बोलते हैं टाइम अप हो गया, डिस्कनेक्ट कर देते कॉल, ठीक है। तो आप देखिए उसका चैनल जाके। तो उन्होंने लिंक शेयर की, तो मैंने वो देखा जाके। कोई लड़की है, 20-21-22 साल की लड़की है, कॉलेज की ही लड़की होगी, ग्रेजुएशन किया होगा। वो बोल रही है कि मैं भगवान से कनेक्ट हूँ, मैं एंजल से कनेक्ट हूँ करके। उस लड़की को अगर उसकी कॉलेज के सिलेबस भी पूछे जाए तो उसको याद नहीं होंगे। वो अपनी दूसरों की पास्ट लाइफ को रिवील कर रही है, दूसरों को बता रही है कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, इतनी कम उम्र में, जिसको एक्सपीरियंस है ही नहीं कुछ भी। ट्विन फ्लेम जर्नी ही क्या है पता नहीं है, वो खुद ट्विन फ्लेम्स नहीं है। ऐसे बहुत है, ये एक नहीं है, ऐसे तो बहुत है, मैं जानता हूँ। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वो वीडियो उनका जाके चैनल चेक कीजिए करके। तो 1000-2000 ले लेती है वो आधे घंटे के लिए। मेरा आपसे सबसे एक सवाल है, आप काउंसलिंग लेते हो, मुझसे भी लेते हो या दोस्त और से भी लेते हो, ये पूछा कीजिए, या कभी आपने ये पूछा भाई तूने मुझे बोल दिया कि मैं तेरे ये दोनों ट्विन फ्लेम है, ये बंदा जो फ़ोटो शेयर किया मैंने ये ट्विन फ्लेम है, या तो किस बेस पे बोला आपने? कभी आपने पूछा? पूछिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई दूसरे है। कोई आपके पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है तो कभी आपने पूछा किस बेस पे आप बता रहे हो पास्ट लाइफ? नहीं पूछा। अब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दो, ऐसा मत कीजिए, पूछिए। ट्विन फ्लेम्स को जानना या पास्ट लाइफ को जानना 2 तरीके होते हैं। वो तरीके मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ वो तरीके मैं वीडियो में बताया। ऐसे भी लोग होते हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो भी मेरे वीडियो सुनते हैं और वो तरीके कॉपी करके बोल देंगे और आपको रिलीवेंट हो जाएगा। भाई सार ने ऐसा वीडियो पे बोला था, ये लड़की भी ऐसे ही बोल रही है, और रिलीवेंट कर लेंगे तो सही ही बोल रही होगी। तो इसीलिए मैं शेयर नहीं करूँगा। अगर जानना है तो मुझे पर्सनल कनेक्ट कीजिए। मैं आपको 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ट्विन फ्लेम्स को जानने का, दूसरा तरीका होता है अपनी पास्ट लाइफ को जानने का, ठीक है। ये 2 अलग तरीके होते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, चाहे मैं हूँ कोई और हो, पूछा कीजिए। अब 1000-2000 दे रहे हो, 3000 दे रहे हो सिर्फ आधे घंटे के लिए, पूछा कीजिए भी किस बेस पे आपने बोल रहे हो मुझे ट्विन फ्लेम करके, किस बेस पे। अब आने वाले 10 वीडियो, ये वीडियो के बाद आने वाले 10 वीडियो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में है। ये वीडियो के बाद मैं 10 वीडियो बनाऊंगा। एक बहुत 2 स्टोरी मैंने पर्सनल स्टोरी, मेरे ही स्टेट की, मेरी ही सिटी की, मेरी स्टेट की, मेरी ही दोस्त की स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। और मैं रिवील करूँगा ट्विन फ्लेम्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है, और हम फास्ट ट्विन फ्लेम से क्यों कनेक्टेड रहते हैं। क्या हम कनेक्ट वो हमारी नसीब में आते हैं या वो हमारी किस्मत में रहते हैं, क्या हम हमारी गलती से कनेक्ट होते हैं, ये भी हम रिवील करेंगे। क्यों हम धोखा खाते हैं, क्यों हमें कभी कभी लगता है ये मेरा DM है, DF है, क्यों हम धोखा खाते हैं, ये भी मैं रिवील करूँगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मैं रिवील करूँगा।
इस जर्नी में ऐसी ऐसी चीज़ें मैं रिव्यूल करूँगा। रिव्यूल का मतलब ये है मैं आपके आगे लाऊंगा और वो आपकी कल्पना से बाहर होगा। ये मेरा वादा है, ऐसा कोई कि मेरा चैलेंज है सबके लिए। कल्पना से बाहर होगा, आपने सोचा भी नहीं ऐसा कुछ होगा अगर। ठीक है, चलिए ये वीडियो की एंड में बने रहिए। वो सीक्रेट मैं शेयर करूँगा कि कैसा पहचानना है जब आप काउंसलिंग ले रहे हो। कोई पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है, कोई आपको डीएम है डीएफ है, कैसा पहचानना है, वो सच बोल रहा है नहीं है, वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो ये मैं सीक्रेट मैं वीडियो की एंड में मैं शेयर करूँगा। ये 2 स्टोरी हम शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कॉल को छोटा करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने शेड्यूल किया कॉल शुरू कर लिया अभी। और मेरी हमेशा से आदत रही है कि मुझे सब पता रहता है, पहले ही मैं स्टडी करके आता हूँ, लेकिन मैं आगे वाले को लगभग मैं बोलने का मौका देता हूँ, क्योंकि मैं उनकी सोल से कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ आप शेयर कीजिए, जितना आप कनेक्टेड फील करो मुझसे, जितना आपको लगेगा कि ये चीज़ बतानी होगी तो आप बताइए, खुल के बताइए। तो ये मेरा नेचर है, मैं बहुत रिलैक्स होकर सुनता हूँ, बस वो बोलती रहती है मैं सुनता हूँ, तो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि आंसर मुझे पहले ही पता होता है कि मुझे उनको बोलना क्या है करके। वो पहले ही मैं रीड करके सब कुछ ढूंढ के आता हूँ। ठीक है, ये फेमिनिन को भी मैंने मौका दिया, इन्होंने भी बोला, सब कुछ बोला। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि मेरी लाइफ में सर 4-5 लड़के आ गए हैं, मुझे लगता है ये मेरे डीएम है, लेकिन मेरी रिलेशनशिप बनती नहीं है इनसे। 2 महीने 3 महीने आते हैं और वैनिश हो जाते हैं, यानी कि ब्रेकअप हो जाता है। मुझे भी लगता है पहले पहले कि मेरा डीएम है, बाद में जैसा जैसा वक्त गुजरता है कि भाई ऐसा लगता है भाई ये मेरा डीएम नहीं, फॉल्स डीएम है, फॉल्स ट्विन फ्लेम्स है। और यूँ क्यों कनेक्ट होता है हम एक आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने 1-2 फोटो भी मुझे शेयर की बंदों की, इसमें बताइए कि मेरा डीएम है क्या करके। वो दोनों डीएम नहीं थे उनके, मैंने बोला दोनों नहीं। तो सर मेरा डीएम कौन है? मुझे ऐसा तो होता है, मुझे आपसे 4-5 लड़कों से हो गया है कि लगता है मेरा डीएम है, लेकिन बाद में लगता है यार मेरा फॉल्स डीएम है करके। मेरे अंदर बहुत क्रेविंग है सर, ऐसा लगता है कि मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, वो मेरी लाइफ में आया नहीं है अभी तक। और मैं उस चीज़ों को रिलेट करती हूँ, कोई भी लड़के से मेरा कनेक्शन होता है तो मैं उस एक्सपीरियंस को, मेरे उस वेटिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी को मैं रेजोनेट करने लग जाती हूँ कि ये बंदा होगा क्या, यही मेरा डीएम है क्या। तो कभी कभी लग भी जाता है कि हाँ हाँ यार, कंफर्म भी हो जाती है हाँ हाँ यही है, लेकिन 3-4 महीने तक रिलेशनशिप रहता है, बाद वो गायब हो जाता है, या मुझे ही ऐसा लगने लगता है कि यार मैं अट्रैक्शन में हूँ, ये मेरा फास्ट ट्विन फ्लेम है करके। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? ये फीमेल ने, लड़की ही है, शी इज़ नॉट मैरिड, 29 ईयर्स की है। तो ये कॉल मैंने रिसेंटली लिया है। आज क्या दिन है? आज संडे है आई थिंक। मैंने फ्राइडे शायद ये लिया होगा, आई एम नॉट श्योर। फ्राइडे मैंने लिया, फ्राइडे या थर्सडे लिया होगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, और दूसरा कॉल जो डिस्कस कर रहा हूँ वो कल शाम को ही लिया है मैंने, सैटरडे को। तो पता नहीं सर, ये मेरे अंदर बड़ी मिसिंग एनर्जी होती है। तो ये रो पड़ी कॉल में, 2 बार रो पड़ी, मुझे अच्छा नहीं लगता है लोग रोते हैं। तो इनका पास्ट लाइफ सब मुझे पता था। तो इनको लगभग रात की 1 बजे मैंने एक फ़ोटो भेजी। फ़ोटो वो भेजी, ये केरला में एक ट्रेडिशनल है साड़ी पहनने का, आप लोगों को पता होगा, गूगल में सर्च कीजिए। एक अलग तरीके से वो ड्रेस कोडिंग करते हैं, यानी कि अगर मैं पीछे की बात करूँ, अभी की नहीं, ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है केरला का, और इनकी पास्ट लाइफ केरला से रिलेटेड है कंप्लीटली। तो इनको कम से, मुझे लगता है ये क्या 1:30 बजे मैंने फ़ोटो भेज दी व्हाट्सएप पे। इन्होंने मॉर्निंग देखा, जब हमने काउंसलिंग ली तो मैंने इनको पूछा ये फ़ोटो भेजी थी कैसे लगा आप? तो इन्होंने बोला सर मैं बहुत कनेक्टेड हूँ इस फ़ोटो से। जिस तरह की साड़ी पहनी है, एक्चुअली वो डांसर पहनते हैं केरला में, एक भरतनाट्यम डांस होता है, मतलब वो एक ट्रेडिशनल डांस होता है। ठीक है, और उनका एक अलग वे ही होता है डांस करने का। तो आई होप कि आप केरला जाएंगे तो आप देख पाएंगे, या गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, उनका एक बड़ा फेस्टिवल होता है ट्रेडिशनल, तो उसमें ये डांस करते हैं वो लोग, ये प्रैक्टिस भी करते हैं। मैंने खुद गया है केरला, इरनाकुलम में मैंने देखा है। इरनाकुलम एक स्टेट है केरला का, सॉरी एक प्लेस है, केरला एक स्टेट है, एक प्लेस है, सिटी है इरनाकुलम। मैं इरनाकुलम घूमने गया था तो वो डांस मैंने देखी थी,
तो वो एक अलग टाइप की ही लेवल का परफॉर्मेंस होता, तो उसका ड्रेस कोड भी अलग होता। तो उसकी फ़ोटो मैंने इनको भेजी रात के 1:30 बजे, मॉर्निंग इन्होंने देखा। तो मैंने काउंसलिंग के टाइम पे पूछा, तो आपने आपको शॉक नहीं लगा मैं 1:30 बजे आपको ये फ़ोटो भेज रहा हूँ और आपको कुछ नहीं लगा? तो उन्होंने बोला मैंने बहुत कनेक्टेड फील किया, मुझे ना डैश में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ, ऐसा लगता है कि यार मेरी सोल चाहती है कि मैं ये करूँ, ठीक है, और मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं बहुत कनेक्टेड फील किया। जब इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की कि मैं किसी से भी अट्रैक्ट हो गई हूँ 4-5 लड़कों से, मुझे लगता है कि यह डीएम है लेकिन होता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर बड़ी क्रेविंग होती है, अकेलापन होता है, तन्हाई होती है, एक वेटिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी हाई होती है, दुख होता है सर कि बहुत अकेला फील करते हैं, तन्हा फील करते हैं, दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है उसके अलावा, वो कौन है मुझे पता नहीं। फिर वो लड़के तो नहीं थे जो लड़के उन्होंने फ़ोटो भेजी मुझे, ठीक है। बाद मैंने रिव्यूल की उनसे, भाई आपका पास्ट लाइफ जो है केरला में हुआ। तो उनको बोला केरला में क्या हुआ है आपकी सोबत? केरला में पहले डिवोटी होते थे, मैं थोड़ा खुल के बात कर रहा हूँ अभी, ये इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर सकते गूगल में, ठीक है। 2 टाइप के होते थे, एक डिवोटी होते थे, डिवोटी का मतलब यह है मंदिर की पूजा करना, केरला में भी बहुत ट्रेडिशनल मंदिर है, मंदिर की पूजा करना, भगवान की पूजा करना, मंदिर का ख्याल रखना, ठीक है, डिवोटी उसको बोलते हैं। दूसरा होता था देवदासी, अगर ये आपको पता नहीं क्या है गूगल में सर्च कीजिए, देवदासी। देवदासी मतलब द स्लेव ऑफ गॉड, गुलाम है खुदा की, भगवान की को। तो ये एक ज़माना ऐसा हुआ करता था दलितों का, जहाँ फीमेल्स को, जो केरला में, स्पेशली केरला में फीमेल्स की जो अपर बॉडी होती थी, जो चेस्ट होता था, जो दलित लोग होते थे, जो देवदासी होते थे, उनको कवर करने की परमिशन नहीं थी, यानी कि उनकी अपर बॉडी नेकेड होती थी, न्यूड होती थी, और सिर्फ उनको नीचे कवर करने का राइट्स दिया गया था। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। एक फेमिनिन ने क्या किया, मोटिवेट किया लोगों को, ये गलत है, हम दलित है तो क्या हुआ, हम देवदासी है तो क्या हुआ, हम इंसान हैं, हम औरत है और औरत को एक इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो उन्होंने आवाज़ उठाई, लड़ाई लड़ी, तो बाद जाके जैसा जैसा उधर एक सोशल कंडीशनिंग चेंज हुई, तो उसी तरह से, हाँ, जैसा सरकारें चेंज हुई इसी तरह से वहाँ एक राइट्स मिला इनको कि आप भी पूरे कपड़े अपने जिस्म पे पहन सकते हो। ये उस ज़माने की बात है जब इनका पास्ट लाइफ था। तो मैंने इनको सब बताया ऐसा ऐसा है कर, इन्होंने कम्प्लीटली रिलेटेड किया इस चीज़ को कि हाँ मुझे केरला से बहुत कनेक्शन है, बहुत कनेक्शन, मैं गई नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा है, शायद इंटरनेट पे देखा होगा उन्होंने, मुझे बचपन से ही कनेक्शन है। जो कपड़े आपने भेजे, डांस करना, लाइक मेरे अंदर है ये सब चीज़ें, और मैं सीखने की ज़रूरत नहीं, मैं कर भी लेती हूँ कभी कभी, अगर मैं कोशिश भी करूँ तो मैं कर लेती हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कनेक्टेड फील करी, ठीक है। अब इनकी पास्ट लाइफ क्या थी ये हम डिस्कस करेंगे। तो इतना तो हो गया, मैंने फ़ोटो भेजा, उन्होंने कनेक्टेड फील किया, और केरला के बारे में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दी, हैड शी आल्सो फील कनेक्टेड? हाँ सर आप ठीक बोल रहे हैं, आई एम वेरी मच कनेक्टेड, केरला से बहुत कनेक्टेड। इतना तक उन्होंने बोल दिया कि अगर मुझे फ्यूचर में कहीं जॉब मिलता है केरला में, मैं डिवोटी बन के रहूँगी, क्योंकि इनके पास्ट लाइफ जो था डिवोटी का था। ये डिवोटी हुआ करती थी पास्ट लाइफ में, जिस मंदिर में रहा करती थी, वो मंदिर में एक ट्रस्ट होता है, हर मंदिर का एक ट्रस्ट होता है, ये कॉमन बात है, और वो ट्रस्ट का एक मेंबर हुआ करता था, उस मेंबर का एक बेटा हुआ करता था, उस बेटा का उस मंदिर में आना जाना हुआ करता था, ये दोनों देखते थे, इन दोनों में मोहब्बत हुई, और ये डिवोटी थी, लो कैस्ट की थी, वो थोड़ा हाई कैस्ट का था, तो इन दोनों में मोहब्बत थी, ये सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, ये दोनों प्यार में, मोहब्बत में थे, रिलेशनशिप में थे। बाद में क्या हुआ, शादी तो इन दोनों की नहीं हुई। रीज़न ये है कि हमारे इंडिया में आज भी चल रहा है लो कैस्ट, दलित, छूत अछूत का, अभी भी लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, आज भी दलितों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, डिवोटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, देवदासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो वो लड़के ने कहा भी कि उस लड़की को, यार मैं क्या करूं, नहीं होगा, अब ऐसा सिचुएशन अगर मेरे डैड नहीं मानेंगे या नहीं मानना चाहते, मैंने कहा है, पूछा है उनको, बोला है, उन्होंने नहीं मानना क्योंकि तुम लोग कैसे हो और मैं हाई कैसे हो, तो मेरी ज़बरदस्ती
शादी क्या किया, उसके बाप ने लड़के की किसी और जगह उस लड़के की करा दी। लड़की रिलेशनशिप में थी, प्यार में थी, और वो लड़की का एक डीप डाउन डिज़ायर था, डीप डाउन डिज़ायर। ठीक है, हमेशा याद रखिए, पास्ट लाइफ को अगर जानना है तो यही है वो डीप डाउन डिज़ायर। उसकी गहराई में जाओ, पास्ट लाइफ को पता चल जाएगी पास्ट लाइफ में था। ठीक है, ये लड़की का डिज़ायर था, मुझे शादी करना है तो इससे ही करना है, इसके अलावा किसी से नहीं करना है। उसके बाद ये लड़के की किसी और से शादी हो गई, और ये लड़की, ये पास्ट लाइफ, इनके अंदर जो रूह है, ये जो फेमिनिन मुझसे काउंसलिंग के अंदर जो रूह है, काउंसलिंग ले लिया, तो ये औरत ने कभी दूसरी शादी नहीं की, और लड़की की शादी हो गई। इस औरत को यही लगा कि वो लड़के ने फाइट बैक नहीं किया, अपने पिताजी को बोला नहीं, या बोला रहा तो भी उन्होंने नहीं माना होगा, लेकिन पिताजी के खिलाफ जाकर मेरे प्यार की इज्जत नहीं रखी इसने, मेरी मोहब्बत की इज्जत नहीं रखी। मेरे साथ सिर्फ रिलेशनशिप में था, लेकिन उस रिलेशनशिप की इज्जत नहीं रखी। ये लड़ सकता था मेरे लिए, ये मुझे लेके जा सकता था, मुझे अलग रख सकता था, मैं इसके सोबत रह सकती थी, लेकिन ये लड़के ने हिम्मत नहीं की, डर के जहाँ इसका बाप ने बोला वहाँ शादी कर ली। ये सिर्फ मिसिंग एनर्जी में रही, ये कभी शादी नहीं की, कभी इसने किसी और से मोहब्बत नहीं की, या जो इससे मोहब्बत करने आए वो मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? इसका एक ज़िद थी कि मुझे शादी करना तो इसके सोबत ही करना है, अगर नहीं तो नहीं करना है। तो ये सारी ज़िंदगी तड़पती रही इस लड़के के लिए, और वो लड़का शादी करके अलग ज़िंदगी बसर करता रहा। चलिए, पता नहीं इनके बाद इनकी डेथ हो गई, इन्होंने कभी शादी नहीं की, और तन्हाई में ही उसकी इंतज़ार की मोहब्बत में ही इनकी डेथ हो गई। अब ये जो मिसिंग एनर्जी है, जो ये फेमिनिन ने बोला मुझे बड़ी मिसिंग एनर्जी होती है, मुझे अभी श्योर नहीं हूँ मेरा डीएम कौन है, कंफ्यूज हूँ, लेकिन मिसिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी बहुत है सर। मुझे लगता है मुझे किसी का इंतज़ार है, यही वो जगह है, आप जो बोलते हैं ना, यही जगह मैं बहुत कनेक्टेड फील करते हो। अगर ये परमिशन देती ना, वो कॉल में एग्जैक्ट डालता कि क्या बोला है इन्होंने करके। तो बात क्या हुआ, ये लड़की की डेथ हो गई, वो लड़का शादी करके अलग हो गया, तो इनकी रूह का डिज़ायर क्या हो गया? अनफिनिश, वो डिज़ायर डिज़ायर ही रह गया। तो अक्सर याद रखिए, कोई रूह रीइंकारनेशन लेना पसंद नहीं करती, रीइंकारनेशन चाहिए नहीं किसी को, वापस आना पसंद नहीं करती, लेकिन वो डीप डाउन डिज़ायर ही होते हैं जो रूह लेती है रीइंकारनेशन। तो इस जन्म में आई, इस जन्म में इनकी फीमेल बॉडी के अंदर है, आज भी उसी लड़की का इंतज़ार है, वही वेटिंग एनर्जी है जो पास्ट लाइफ में थी, वही मिसिंग एनर्जी है जो पास्ट लाइफ में थी। तो अब जैसा ही ये लड़की अवेकन होने लग गई है ये, तो अब वो एनर्जी को रियलाइज़ कर रही है, फील कर रही है, और रो रही है। लिटरली 2 बार इन्होंने फ़ोन पे रो दिया, मैं बड़ा मिस करती हूँ उसे। वो शादीशुदा हो तो भी परवाह नहीं है, मैंने इतना भी बोला वो लड़का भी आएगा डीएम, हो सकता है वो शादीशुदा भी हो, तो उन्होंने बोला वो शादीशुदा हो तो भी परवाह नहीं, एक बार दिखे तो सही, बात तो करे सही, मेरे आंखें तरस रही है उससे कनेक्ट होने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए। तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग है सर मेरी। तो क्रेविंग क्यों है? मैंने पास्ट लाइफ में ढूंढ के निकाला, क्योंकि इस लड़की ने, इस सोल ने कभी शादी ही नहीं की थी, वेट कर कर के ही मर गई। वही डीप डाउन डिज़ायर आज भी उसी के लिए आई है, और वही डीप डाउन डिज़ायर, वही वेटिंग एनर्जी है और मिसिंग एनर्जी। मेरी ये वीडियो के थ्रू सारे फेमिनाइन से रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, ये जो वेटिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी आपके डीएम्स के लिए है, प्लीज़ इसे हील कीजिए। क्योंकि मैंने ऐसे भी कॉल्स लिए हैं जिसका एज 70-80 तक है, लेडीज़ का 60 तक है। तो आपको क्या होता है, हम ट्विन फ्लेम से, हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। जैसा ही हमारी एज होती रहती है, 4-5 साल पहले ही हमें एक इंट्यूशन, हमारा इंट्यूशन हमें बोलता है ये मेरे पास ज़िंदगी नहीं है अभी, 4-5 साल ही में ज़िंदगी। अगर उस सिचुएशन में आप वेटिंग मिसिंग एनर्जी में रहोगे डीएम के, ठीक है, इसीलिए मैंने शायरी में बोला, मैं फ़ना हो गई तेरे इश्क में, मैं फ़ना हो गई तेरे इश्क में, मेरे मरने के बाद मेरी ख़बर पे तो मग़फ़िरत की दुआ तक करने नहीं आया। दिस इज़ द लाइन, दिस इज़ द लाइन, इसीलिए वो मैंने ऐड किया शायरी में। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, इससे बाहर निकलिए। लेकिन जब आपको पता चलेगा आप 5-6 साल में मरने वाले हो, और ये जो वेटिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी और बढ़ जाएगी, आप तड़पने लगोगे लिटरली कि मुझे 1 साल मिल जाए, 2 साल मिल जाए, मेरा डीएम आ जाए, मैं जी लूँगी। ऐसे बहुत से केसेस भी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। जो नए कनेक्ट हुए, मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके जब भी आपको टाइम मिले मेरे पूरे वीडियोस को देखें, बहुत नॉलेज मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कल भी एक लेडी को बोला, फेमिनिन को, मेरी रिक्वेस्ट है ये निकली है ये वेटिंग एनर्जी से। अगर
ये लड़की पास्ट लाइफ में वेटिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी से निकल के किसी और से शादी करके खुश रही थी, या अपने अंदर अनकंडीशनल लव को पैदा करती, या किसी और से मोहब्बत लेती, हो सकता है पास्ट लाइफ में इसे बहुत से लोग होंगे मोहब्बत करने के लिए आए होंगे, इसने जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं किया। अगर एक्सेप्ट कर लेती तो उसको वापस इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये ज़िद पकड़ के बैठ गई पास्ट लाइफ में, नहीं नहीं मुझे इसी लड़के से शादी करना है और इसके साथ ज़िंदगी बसर करना है। और ये वेटिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी में चल गया। यही वेटिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी डिज़ायर बन गई, और यही डिज़ायर इसका पुनर्जन्म में खींच के लेकर आ गया वापस। और आज जैसा ये अवेकन हो रही है बॉडी माइंड, अब वो रियलाइज़ कर रही है इस तड़प को, इस मिसिंग एनर्जी को, और ये डिज़ायर को रियलाइज़ कर रही है। तो फाइनली मैंने इनका राज बताया, फाइनली मैंने ये भी बताया इनको हील कैसा करना है। इनको सब में इम्पॉर्टेंट है हील करना है। हील कैसा करना है, इनको इस रूह को एक प्यार की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। अगर इनकी लाइफ में एक सोलमेट आता है, या सच में एक ट्विन फ्लेम आ जाता है, ठीक है, अगर वो अनकंडीशनल लव देता है, अगर इनके अंदर अनकंडीशनल लव हार्ट चक्र में पैदा होता है, तो ये जो वेटिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी से हील करेंगी। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, आई डोंट से, मैं कभी नहीं बोलता आप इनर वर्क कर लो, मैं कभी नहीं बोलता आप मुझे 15,000 दो, 20,000 दो, मैं आपको इनर वर्क का स्केच बना के देता हूँ। आई डोंट बिलीव ऑल दिस नॉनसेंस, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। इस लड़की को वहीं करना है, अपने दिल में एक अनकंडीशनल लव को पैदा करना है। अनकंडीशनल लव पैदा हो गया, या मोहब्बत हो गई किसी से, या अनकंडीशनल लव में मर्ज हो गई, सोचो ये ज़ख़म जो है इनका सूख जाएगा, और इनकी जो वेटिंग मिसिंग एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि सोल मोक्ष में आ जाएंगी, ठीक है, सोल मोक्ष में। और इनकी सोल का नेचर भी ऐसा है, ये भी खुद कहा इन्होंने, मुझे डिवोटी बनना पसंद है, मुझे किसी से शादी करना नहीं पसंद है, मुझे डिवोटी बनना है, मुझे मंदिर में रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने भगवान के लिए समर्पित करना है। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें सोल की रूह भी, इनकी जो रूह है, सोल है, इनको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन इससे मिसिंग एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, मिसिंग एनर्जी से बाहर निकलेंगे जब एक अनकंडीशन लव को पैदा करेंगे, ठीक है, दुनिया को मोहब्बत की, प्यार की नज़र से देखेंगे, अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे, ठीक है। इन्होंने और ये भी बोला, सर मैं रिलेशनशिप में रहती हूँ किसी के साथ, या वो मेरे साथ क्लोज होने की कोशिश करता है एक फिजिकल लेवल पे, या मैं कभी क्लोज होने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे बड़ा ही अंदर गिल्टी, रेग्रेशन और गुस्सा आता है, बड़ा इरिटेट फील करती हूँ। ये इसीलिए फील करती थी वो, क्योंकि वो सोल की ज़िद आज भी है, मुझे चाहिए तो वहीं मेरा डीएम चाहिए, वहीं लड़का चाहिए, और इसके अलावा मुझे कोई छू नहीं सकता, और ना मैं छूने दूंगी। ये हट है, ज़िद है, और यही ज़िद की वजह से इनको एक मैस्कुलिन एनर्जी में, पैटर्न में आ जाता है। इन्होंने खुद बोला कि, मैंने पहले बोला इनको आप एक मैस्कुलिन एनर्जी के पैटर्न में आते हो, तो इन्होंने बोला एग्जैक्टली सही, आप सही बोल रहे हो, मैं जब भी ऐसा होता है तो मैं एक मैस्कुलिन एनर्जी के पैटर्न में आ जाती हूँ, एक डोमिनेट एनर्जी के पैटर्न में आ जाती हूँ। चलिए स्टोरी यहीं ख़त्म है। इनको मैंने पास्ट लाइफ के बारे में भी बताया, और इनको हील कैसा करना है ये भी बताया। कॉल छोटा करने के लिए इससे और भी मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट था, मैसेज मैंने दे दिया। तो इंपॉर्टेंट ये कॉल में हमने यही सीखा, मिसिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी, मेरी रिक्वेस्ट है दिल से सभी के लिए, फेमिनियंस के लिए, बाहर निकले, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कॉल है मैंने कल लिया, बहुत अच्छा कॉल है, एनर्जी बहुत अच्छी है। इनके हस्बैंड सोलमेट है, वो पढ़ा मैंने, इनको बोला इनका आपके हस्बैंड सोलमेट है, और इनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई कर्मा नहीं है, कोई डार्क एनर्जी, एविल एनर्जी, डेविल एनर्जी कुछ भी नहीं है, ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं है। और इनका जो बंदा है वो मुस्लिम है, यानी कि ये हिंदू है, मुस्लिम है। ऐसे मैंने इस वीक में लगभग 4 से 5 कॉल लिए होंगे, जहाँ मैस्कुलिन मुस्लिम है और फेमिनिन हिंदू है। जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ को रिवील किया, मैंने ये देखा कि पास्ट लाइफ में एक्चुअली दोनों मुस्लिम है, दोनों मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और फेमिनिन को मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, क्या आप मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड फील करती है? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से, रिलीजियस से और उर्दू लैंग्वेज से मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। तो इनका सब पास्ट लाइफ में ये मुस्लिम रह गया, ठीक है। एक चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, एक चीज़, खुदा ने सिर्फ इंसान को पैदा किया है, ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस ये हम लोगों ने बनाया है, सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है। हम सिर्फ इंसान हैं, हम सिर्फ खुदा के, उसी खुदा के बंदे हैं। चाहे वो एनर्जी है, खुदा मतलब एक यूनिवर्स है, एनर्जी है, चाहे उसे आप भगवान बुला लो, चाहे अल्लाह बुला लो, चाहे यूनिवर्स बुला लो, चाहे और किसी नाम से भी बुला लो, लेकिन हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं, एक ही खुदा के बंदे हैं, एक ही अल्लाह के बंदे हैं,
तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम है तो क्रिश्चियन है। तो देखा जाए तो इधर बहुत से ऐसे फेमिनिन मुझसे कनेक्ट हुए हिंदू हैं और उनके मैस्कुलिन मुस्लिम है, और मैं पास्ट लाइफ रिवील करके देखता हूँ तो मैक्सिमम देखा गया है कि दोनों मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते होगा, कोई उनका लर्निंग होगा इसलिए वो हिंदू फैमिली में आई है, हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए इनका केस भी ऐसा है। आई एम सॉरी, इनका केस भी ऐसा, इनका डीएम मुस्लिम है और ये हिंदू है। ठीक है, और इनमें वो कोई थॉट्स नहीं हिंदू मुस्लिम, इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जब लड़का मेरी लाइफ में आया, मैं शादीशुदा हूँ, मैं सोलमेट से हूँ, तो ये लड़का मेरी लाइफ में आया तो मैं बहुत कनेक्टेड फील हुई। तो मैंने, मेरे हस्बैंड वाइफ में भी प्रॉब्लम आ गई इस लड़के की वजह से, क्योंकि इन्होंने कुछ मुझे बोला था कि ये ऑनलाइन कुछ सिंगिंग करती है, तो सिंगिंग वो है ना पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ जो कमेंट्स हम पास करते हैं एक दूसरे के लिए वो पब्लिक भी देख सकती है। तो इनके हस्बैंड भी वो सिंगर है, ये भी सिंगिंग करती है। तो ये कनेक्टेड थे, ये सब जानते थे, इनके हस्बैंड वाइफ कौन इनकी वाइफ से कनेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, सब जानते थे। ये लड़की से लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी इनसिक्योरिटी आई, थोड़े रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स आया, लेकिन ये लड़की हमेशा कहती रही, यानी कि ये भी शादीशुदा है, लड़की नहीं है, इनके भी 2 बच्चे हैं, शी इज़ आई थिंक एज भी ज़्यादा है इनकी। तो इन्होंने बोला सर मैंने ये प्रॉब्लम की वजह से इतना तक मैंने बोल दिया, वो मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ, हम दोनों के बीच में भाई बहन का कनेक्शन है। लेकिन उसके बाद मैंने भी मेरे पति के लाइफ में बहुत सी लड़कियों को देखा, तो मैंने वो भी रिवील किया कि वो भी गलत नहीं है, वो आपके सोलमेट है और उनकी एनर्जी भी एक अलग लेवल की है, इसीलिए फेमिनिन कनेक्ट होती है। ठीक है, तो वो भी एक फेमिनिन एनर्जी में है तो इसलिए फेमिनिन कनेक्ट होती है, वो भी रिवील किया मैंने उनको। तो कोई बात नहीं, इसमें आपको झगड़ा करने की या नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा बंदा है आपका हस्बैंड, मैंने उनको ये भी बताया, उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ सोलमेट है और बहुत अच्छा है करके। तो ये लड़कियाँ जैसा इन्होंने बोला कि इन्होंने, और जैसा बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या जो लोग, जैसा ये अब क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन मैंने दिमाग में आया था या मुझे पूछा था कि क्या जिन लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी की क्रेविंग नहीं होती है या रोमांटिक वाइब्रेशंस नहीं होते, क्या वो लोग भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं? तो उसका आंसर ये कहानी के एंड में मिलेगा। तो इनको पूछा क्या आपको फिजिकल क्रेविंग होती थी, इंटीमेसी की क्रेविंग होती थी या रोमांटिक क्रेविंग होती, इन्होंने बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन मुझे बहुत मिसिंग एनर्जी होती है उसको देखकर, वेटिंग एनर्जी होती है, उसको नहीं देखूँ बात नहीं करूँगी तो मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, तन्हा फील करती हूँ, मिसिंग बहुत हो जाती है, एनर्जी मिसिंग में आ जाती है। तो उसके खिलाफ अगर कोई बोलता भी है तो मेरा मन करता है मुंह तोड़ दूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे दिल में उसके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, वो मेरे भाई जैसा है, मैं बहन हूँ करके ये यही बोलती रही सारे काल में, मैं भाई, वो भाई है मैं बहन हूँ। तो जब इनको मैंने बोलने का मौका दिया, ये तो मेरी काउंसलिंग करने का मेथड है। ठीक है, तो बाद मैं शुरू किया, मैंने बोला भाई अब क्या हुआ, अब मैंने इनको बताया क्यों आपको इस बंदे को देखकर रोमांटिक फीलिंग या फिजिकल क्रेविंग की फीलिंग नहीं होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इनको मैंने पास्ट लाइफ इनकी रिवील की। ठीक है, पास्ट लाइफ में ये दोनों मुस्लिम थे और इनकी जब शादी हुई थी, ये राजा महाराजों का समय था। अब इनकी जो शादी हुई थी वो जो है 12-13 साल में हुई थी और ये लड़की की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी और ये लड़का बड़ा ही मैच्योर था। ये लड़का कौन, जो मुस्लिम एडी है, ये बोल रहे हैं मेरा भाई है करके। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में देता हूँ। ठीक है, तो इनकी जो शादी हुई इस लड़के से, दोनों मुस्लिम थे। ठीक है, और मुझे मेडिटेशन में ये नहीं दिखा कि लाइफ आगे कैसा बढ़ी, डेथ कैसा, इतना तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन बस मुझे एक थोड़ी चीज़ दिखी, वो है ये, इनकी शादी 12-13 साल में होगी और लड़की की एज थोड़ी बड़ी थी और लड़का वो इतना मेच्योर था, इतना मेच्योर था, उसको ये पता चल गया भाई ये लड़की, ये बच्ची है, अभी 12-13 साल की बच्ची है और इनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, इनकी सोल को पढ़ाई में, कविता लिखने में, पोएट्री लिखने में बहुत इंटरेस्ट था, पढ़ाई में। तो ये जानता था ये अभी भी बच्ची है, इसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है, इसको फिजिकल इंटीमेसी हो या रोमांटिक रिलेशनशिप हो, एक हस्बैंड वाइफ में जो रिश्ता होता है वो हो, कुछ भी पता नहीं है। तो इस बंदे ने उसको वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया। ये पास्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ, ये लड़की, ये पास्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ, अब इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ पास्ट लाइफ। ये जो लड़का है, कभी ये लड़की को या बच्ची को कभी इनको
एक वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया, हमेशा एक दोस्त की तरह, हमेशा एक बाप बन के। ये भी बच्चा बनता रहा, वो लड़की की सोबत बच्चा बनता रहा और उस लड़की को मोटिवेट करता रहा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, एक दोस्त बन के ये लाइफ में गुजारा। इनके बीच में पास्ट लाइफ में कोई रोमांटिक या फिजिकल कनेक्शन नहीं था मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि वो लड़के ने कभी ये होने ही नहीं दिया। वो लड़का इतना मैच्योर था, वो लड़का जानता था कि ये बच्ची है 12-13 साल की। ये बहुत कॉमन है यार, ये बड़ी बात नहीं है। पुराने ज़माने में 12-13-14 साल में ही शादी होती थी। अब चाहे अपने दादी जी से पूछ लीजिए, ये कॉमन है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस टाइम पे कम उम्र में शादी हो गई, तो कभी इनके बीच में वो फिजिकल इंटीमेसी डेवलप ही नहीं हुई रिलेशनशिप में। एक रोमांटिक वाइब्रेशंस कभी डेवलप ही नहीं। जैसा ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ते गए और ये लड़की थोड़ा मैच्योर होती गई, इसको एक दोस्त की नज़र से देखी उसने भी, हस्बैंड की नज़र से नहीं देखा। उसको पता भी नहीं हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता, बच्ची है। तो एक दोस्त की नज़र से देखी, शायद हो सकता है एक भाई की नज़र से भी देखा होगा, हो सकता है एक बाप की नज़र से भी देखा होगा, ये हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम ये इमोशंस पैदा कर लेते हैं, आगे वाले को हम दोस्त की नज़र से देख रहे हैं, भाई की नज़र से, तो रेस्पेक्ट तो बढ़ जाती है उस इंसान के लिए, लेकिन वो फिजिकल इंटीमेसी रोमांस ग्रो नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है ब्रेन में। ओके, वो एक अलग इमोशंस पे लेवल पे होता है, एक अलग इमोशंस पे इनका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप था। तो इनके बीच में कभी भी इंटीमेसी डेवलप नहीं हुई या रोमांटिक कनेक्शन डेवलप हुआ ही नहीं, ग्रो हुआ ही नहीं। तो वही एक राज है। आज भी उनको लगता है कि हम भाई बहन है, और आज भी इनके बीच में कोई रोमांटिक या इंटीमेसी का कनेक्शन है ही नहीं। बाद इनको मैंने रिवील किया, भाई बोलना स्टॉप कीजिए, वो आपका भाई नहीं होता। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ट्विन फ्लेम्स में कोई बायोलॉजिकल रिश्तेस नहीं होते पास्ट लाइफ के। ट्विन फ्लेम्स में हो सकता है तो पास्ट लवर्स भी हो सकते हैं, या हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई क्लोज यानी कि बहुत क्लोज दोस्त हो सकते हैं, इतना ही। हस्बैंड यानी कि भाई, सिस्टर, ब्रदर, भाई हो यानी कि माँ बाप, या कज़न, ब्रदर, सिस्टर, बायोलॉजिकल नहीं होते, बायोलॉजिकल नहीं होते, यानी कि कज़न हो सकते हैं लेकिन नॉट बायोलॉजिकल। तो इनको बोला बायोलॉजिकल नहीं होते। अब भाई बोलना स्टॉप कीजिए, वो बंदा मुस्लिम था, आप भी मुस्लिम थे, और वो बंदा आपका हस्बैंड है पास्ट लाइफ का। और ये सब मैंने उनको बताया, कोई आपके बीच में फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं थी रिलेशनशिप में, ना आपने कभी दोनों ने ग्रो किया, डेवलप किया, क्योंकि आप दोनों भी कहीं ना कहीं इमेच्योर थे कंपेयर टू यू। वो लड़का मैच्योर था, एज में ज़्यादा था, ठीक है ना, आप में कोई रोमांस बढ़ा। तो यही रीज़न है आज भी वो वाइब्रेशंस नहीं है आप दोनों के बीच में। तो अब इसका सवाल का आंसर ये है कि जिन्होंने भी पूछा मुझसे, या जब मेरे जहन में आया होगा कि क्या जिन ट्विन फ्लेम्स के बीच में रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता है, क्या जिन ट्विन फ्लेम के बीच में एक फिजिकल इंटीमेसी की क्रेविंग नहीं होती है, क्या वो ट्विन फ्लेम्स है? तो आंसर इज यस, वो ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। देखिए, इसमें सिनेरियो में पास्ट लाइफ में उसका मैंने ढूंढ निकाला कि क्यों इनके बीच में ये नहीं है, रोमांटिक कनेक्शन फील नहीं होता, क्यों ये भाई मानती है करके, ठीक है। और मैंने इनको पूछा कि क्या कनेक्शन है, मैंने कुछ नहीं बोला इनको, मैंने सिर्फ इनको पूछा कनेक्शन क्या है। मैं जानता था, इनको बोल दिया मैं आप पास्ट लाइफ में मुस्लिम है करके। मैं पूछा इनको क्या कनेक्शन है, तो इन्होंने बोला, इनको मैंने परमिशन लेके, ये भी परमिशन लेके मैं ये कर रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ स्टोरी। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इनको डायरेक्ट पूछा क्या कनेक्शन है आपको मुस्लिम से या कम्युनिटी से। इन्होंने बोला सर मुझे अजान सुन के बहुत अच्छा लगता है, मैं अजान सुनती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। और इनको मैंने ये भी बोला आपकी दुआ, आपका जो डीएम है वो तो अलग स्टेट यानी कि अलग कंट्री का, यहाँ का नहीं, तो आपकी दुआ जो है पहले, अगर आपका डीएम तकलीफ है तो आप दुआ कीजिए, और आपकी दुआ पहले लगेगी, क्योंकि इनकी सोल जो है ना प्योर सोल है कम्प्लीटली। इनका कोई कर्मा नहीं है, इनका कोई डेविल अटैक नहीं है, इनका कोई कार्मिक डेप्थ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्टोरी ख़त्म की, यहाँ इनको डिटेल बताया। एक छोटी सा कॉल था, बड़ा नहीं था, छोटा सा ही कॉल था, डिटेल में समझा। तो इन्होंने बोला कि हाँ मुझे ये सब पहले ही पता था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं भाई बोलती थी इसको, तो ये जो मिसिंग एनर्जी क्यों होती थी। आज आपसे पता चला कि मेरा भाई नहीं, ये मेरा हस्बैंड है, ठीक है। तो आगे इनको क्या करना है वो भी मैंने बताया, और मैंने स्टोरी ख़त्म की। तो हम इस कॉल में क्या सीखा कि पॉसिबल है ट्विन फ्लेम्स में जो रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता है, या एक क्रेविंग नहीं होती है, या कम होती है वो भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या कभी कभी होती है वो भी बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, वो भी ट्विन फ्लेम्स है। जैसा मैंने वादा किया, कॉल में अब ख़त्म कर रहा हूँ।
ये काउंसलिंग, ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। जैसा मैंने वादा किया कि मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, वो है समझना कैसा है। चाहे आप मुझसे काउंसलिंग ले रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ ये डीएम है, डीएफ है, या मैं आपको पास्ट लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कैसा करना है, या आप किसी से ले रहे हो दूसरों से, ये कैसा आपको प्रूफ करना है कि भाई ये बंदा या बंदी मुझे जो गाइडेंस दे रही है वो सही है, एक सही डायरेक्शन में दे रही है, ठीक है। जब मैं कुछ बोलता हूँ, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी डीएम डीएफ के रिलेटेड हो, वो आपके डायरेक्ट जाके इंट्यूशन से कनेक्ट होता है। इंट्यूशन से कनेक्ट होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है, और आपकी इमोशन से कनेक्ट होता है। आप रेजोनेट करने लगते हो, कभी कभी आपको एक सरप्राइज होने लगते हो, शॉक होने लगते हो, यार यही तो चाहिए था, यही आंसर तो चाहिए था, यही तो ढूंढ रही थी, आज तक मुझे नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, ये बंदे से मिला। तो इन्होंने मुझे बोला कि क्यों ये मुझसे काउंसलिंग ले रही है। तो इन्होंने बोला सर मैंने बहुत से चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियो देखा है, लेकिन मैं आपसे ही कनेक्ट हुई, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था सर कि आप ही वो बंदे हो, इस मेरी लाइफ का जवाब दे सकते हो, आप में वो ताकत है, एबिलिटी है। तो इन्होंने मुझे बोला और मेरी बातों से कनेक्ट किया। तो ये है राज, जो बंदा या बंदी काउंसलिंग दे रही है, आपके पास लाइफ के बारे में बता रही है, अगर आप इमोशन लेवल पे कनेक्ट फील कर रहे हो, इंट्यूशन माइंड लेवल पे कनेक्ट कर फील कर रहे हो, या सबकॉन्शियस माइंड पे कनेक्ट फील कर रहे हो, आप शॉकिंग लग रहा है, इमोशनल फील हो रहे हो, आप उस बंदे की बातों से कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो समझ जाओ, कभी हमेशा जहाँ मुझसे काउंसलिंग लो, किसी और से लो, मेरी बातों पे भी ट्रस्ट मत करो, उनकी बातों पे भी ट्रस्ट मत करो, जिससे से भी आप काउंसलिंग ले रहे हो। ट्रस्ट करना है तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, अपने खुद की इमोशन को ट्रस्ट करो। अगर ये ट्रिगर कर गए मेरी बातों से आपकी इमोशन इंट्यूशन, तो मैं सही डायरेक्शन में आपको बोल रहा हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो डायरी में लिख के रखो, वही सच है। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि इस एनर्जी लेवल पे मैंने 17 साल काम किया, पागलों की तरह दिन रात मैंने काम किया, मैंने अपना सारी ज़िंदगी सारा वक्त लगाया है। ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था, और मेरे अंदर कुछ एबिलिटी भी है, और एक कॉमन पर्सन के लिए भी इतना आसान नहीं। बहुत से लोग काउंसलिंग में बोलते हैं मुझे आप ये सिखाइए कैसा करते हैं, मुझे खुद पता नहीं, इनबिल्ड है ये सब चीज़ें, इनबिल्ड है। और मेहनत भी मैंने बहुत की है, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो बड़ी मेहनत, मैंने अपना सारा वक्त सारी ज़िंदगी लगाई है। इनफैक्ट मैं ये कहूँ, मैंने अपनी जवानी लगा दिया। जब मेरे कॉलेज के टाइम पे जो मेरे दोस्त हुआ करते थे, लड़कियों को घुमाने लेके जाया करते थे, रेस्टोरेंट लेके जाया करते थे, पिज़्ज़ा हट लेके जाया करते थे, शॉपी और बोलते हैं ना कॉफ़ी शॉप लेके जाया करते थे, मूवी लेके जाया करते थे, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाया करते थे, ओकेशंस पे जाया करते थे, मैं उस टाइम पे अकेला बैठ के तन्हा बैठ के सोचता था, मैं भी एंजॉय कर सकता था, मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ अपना वक्त इस नॉलेज से दिया। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, मुझे सब में ज़्यादा मोहब्बत है मेरे डीएफ से भी, वो है मेरे इल्म से, मेरे खुदा की हिदायत से, मेरे पावर से। उससे ज़्यादा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। यही है, जब आप इल्म से मोहब्बत करोगे और विजडम से मोहब्बत करोगे, आपको आगे बढ़ने से, आप ट्विन फ्लेम हो, अगर रियल ट्विन फ्लेम हो, आपके अंदर भी ये पावर्स है, मैं डिनाई नहीं करूँगा, आप भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल है, आपको रिव्यूल कर सकते हैं, उस पावर्स को रियलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अनकंडीशनल लव करना है तो आपकी डीएम से हटकर आप इस इलम से कीजिए, आपके खुदा की हिदायत से कीजिए, जो भगवान ने आपको जो टैलेंट दिया है, पैशन दिया, जो इनर विजडम दिया, उससे मोहब्बत कीजिए, उसके फॉल इन लव, बस मोहब्बत में मतलब बोलते ना, उससे मोहब्बत में डूब जाइए आपकी इल्म से। आपको आगे बढ़ने से, अवेकन होने से, आपको एक दूसरे एक नॉर्मल इंसान से अलग इंसान बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो यही जो सीक्रेट है, मैंने बोला, जब कोई भी आपको शेयर कर रहा है डिटेल्स, ठीक है, जब आप इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो सोचो वो बंदा हाईली जेन्यून बंदा है, वो बंदी हाईली जेन्यून है, हाईली कॉन्शियस बंदा है, उसकी सोल अलग लेवल की ही है, एनर्जी अलग लेवल की है। जब वो उसके बातों से आप इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो, तो ट्रस्ट कीजिए, आप उस पर मत ट्रस्ट कीजिए, आप अपने इमोशंस पे, आपकी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए। ये कहते हुए मैं इस कॉल को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ हो तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर है, नंबर में भी काउंसलिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए मैसेज करते हैं मुझे, ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे शेयर करना है, मुझे शेयर करना है। मेरा वक्त नहीं है मेरे पास उतना वक्त। मैं काउंसलिंग लो करके इसलिए बोलता हूँ, जब मैं काउंसलिंग लेता हूँ तो वो वक्त मैं आपके लिए मुकर्रर कर देता हूँ, यानी कि ये वक्त मैं दे देता हूँ आपको, ये मेरा वक्त आप रख लो, 1 आवर 2 आवर जो भी है आप रख लो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ काउंसलिंग, इसके अलावा नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, अभी भी 10 कॉल मेरे दिमाग में है, मैं रोज़ भी 10 दिन बनाऊंगा, वो कॉल मेरे ऑलरेडी मेरे दिमाग में है,
मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा है मेरे पास नॉलेज। तो मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए अगर काउंसलिंग लेना है तो प्लीज़ आप मुझे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप स्टोरी भी शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं जब फ्री होऊंगा तभी मैं आपको रिप्लाई करूँगा, मैं हेल्प करूँगा। ऐसे नहीं कि मैं सभी को पैसों से ही हेल्प करता हूँ, मैं आई डोंट रन बिहाइंड द मनी। मैंने ऐसे बहुत से भी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो रिक्वेस्ट करते सर हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं उनको फ्री भी दे देता हूँ काउंसलिंग। लेकिन इसके लिए उनको वेट करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे काउंसलिंग कॉल्स बुक रहते हैं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ होती है, मेरी पर्सनल लाइफ होती है, बहुत से चीज़ें होती है, मुझे भी थोड़ा वक्त दिन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पास वक्त नहीं होता। आई होप कि आई वो आंसर दिस क्वेश्चन। एक वीडियो बहुत नॉलेजेबल रहा आपके लिए, बहुत कुछ जानने को मिला। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए। बस मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।